आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आज़ादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है। मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आज़ादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत और उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र विनुत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक जिग्मे सुल्टिन जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिक एवं सीटीए में सुरक्षा मंत्री गैरी डोल्मा जी ने तिब्बती जनक्रांति विषय पर रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने चीन की तिब्बत भारत नीति विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के परिसंवाद का शीर्षक है तिब्बत पर चीन के कब्जे के 72 वर्ष, क्या तिब्बतियों के भी अच्छे दिन आएंगे। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील मोहंती जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं। आपने शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य भी किया है। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार जी सर। भारत तिब्बत सहयोग मंच के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु तथा सभी श्रोताओं को मैं आज के इस जो टॉक सीरीज है उसमें मेरे को सुदूर पूर्वोत्तर भारत से स्मरण करने के दृष्टि से धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। और आज का जो विषय है कि किस प्रकार का जो चाइना तिब्बत को पिछले 72 वर्षों से कब्जा करके रखा है और वहाँ जो अमानवीय अत्याचार चाइना के माध्यम से हो रहा है उसके बारे में कुछ और विषय जानकारी देने के लिए और तिब्बतियों की वर्तमान की जो हालत है उस दृष्टि से कुछ गंभीर विचार करने के लिए और लोगों के सामने उनकी परिस्थिति के बारे में और जागरूकता लाने के दृष्टि से जो आपके जो टॉक सीरीज चल रही है उसमें से एक और पृष्ठ जोड़ने के दृष्टि से आप लोगों ने मेरे को यहाँ आमंत्रित किए हैं। सादर धन्यवाद। तिब्बत के बारे में आज थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से हम कुछ चर्चा करेंगे। प्राचीन जो सभ्यताओं में से एक तिब्बत की जो सभ्यता संस्कृति, ये एक बहुत बड़ी इसकी भूमिका रही है विश्व संस्कृति में योगदान के दृष्टि से। हम अगर प्राचीन जो स्टोन एज के जो 3 पीरियड को देखते हैं, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक, ये तीनों फेज में हम ध्यान करते हैं कि इसमें जो
फाइंडिंग्स मिले हैं तिब्बत से, इससे पता चलता है कि कम से कम 50,000 वर्ष पूर्व का ये टिबेटन प्लेटेयू का जो संस्कृति है, क्योंकि वहां के जो स्टोन आर्टिक्राफ्ट्स मिले हैं उससे ये प्रमाणित होता है। और धीरे धीरे ये आगे एक सुंदर, सुशिक्षित, मार्जित सभ्यता के दृष्टि से इसकी यात्रा रही है। और इसको आप एशिया के एक जो सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के दृष्टि से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे प्रमाण इससे उल्लेख हैं प्राचीन जो इतिहास में से, और फिर आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स उससे ही प्रमाणित होता है। और धीरे धीरे कुछ कारण के लिए, जैसे एक इवोल्यूशन होता है विश्व के इतिहास में, हम ध्यान करते हैं कि यहाँ कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है या पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हो सकता है, और यहाँ के लोग जो है और एक बेहतर जगह, इससे और बेहतर जगह के तलाश में तिब्बत से निकल करके आज हम जो साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब कंट्रीज से इनकी जो माइग्रेशन रहा है, हमारे यहाँ पूर्वोत्तर भारत में भी इनकी माइग्रेशन बड़ी संख्या में हुई है, इसकी भी प्रमाण मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ ओरल जो ट्रेडिशंस हैं, इसके हिसाब से भी हमको ध्यान में आता है कि तिब्बत के जो भाषाएं हैं, ये अपने यहाँ पूर्वोत्तर भारत के जो प्रमुख बड़े बड़े जनजातियां हैं, बोडो हैं, तिवा हैं, राभा हैं, गारो, मिजो हैं जो कि मिजोरम में रहते हैं, वांचो हैं, ये मतलब अरुणाचल, वांचो, नोक्टे, ये सब जो भाषा जो बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं टिबेटो बर्मन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में ही आते हैं। यानी कि तिब्बत से बर्मा का रास्ता होकर के ये जो पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे इनके जो लैंग्वेज लिंक है, कॉमन लैंग्वेजेस, ये ध्यान में आते हैं। और इसके साथ साथ इनके जो कहावतें हैं, फोक टेल्स हैं, सॉन्ग्स हैं, मिथ्स हैं, पुराने लेजेंड्स हैं, इवन प्रोवर्ब्स और रिडल्स भी जो हैं, इनमें भी बहुत बड़ी जो है समानता हम लोगों को ध्यान में आता है। तिब्बत में बुद्धिज्म आने से पूर्व भी ध्यान में आता है कि गंगा और तिब्बत के बीच में, गंगा वैली यानी कि हमारे जो गैंजेटिक सिविलाइजेशन और तिब्बत के मध्य में एक प्रकार का संबंध, संपर्क था, और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन के रूट से ही ये संबंध, संपर्क स्थापित था, ये भी प्रमाण मिलता है। और बहुत सारे एंशिएंट जो हमारे लिटरेचर्स हैं, कुछ एमिनेंट हिस्टोरियंस भी इसके बारे में उल्लेख करते हैं। और बुद्धिज्म भी जो आया तिब्बत में, कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि बुद्धिज्म भी भारत के, इसके लिए भारत प्रमुख एक केंद्र रहा है। आप सबको पता होगा कि जो गुरु पद्म संभवा है, ये पद्म संभवा गुरु नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत एक बड़े स्कॉलर रहे हैं, और वो फिर तिब्बत जाते हैं और बुद्धिज्म को फैलाने में उनकी बहुत बड़ी हाथ रहता है। इसीलिए जितने भी हम देखते हैं कि तिब्बत में जो बुद्धिस्ट गोम्पाएं हैं, इनमें भगवान बुद्ध के साथ साथ गुरु पद्म संभवा जी को भी पूजा और करते हैं यहाँ के लोग। बाद में हम मेडिएवल पीरियड में भी देखते हैं कि जब पूर्वोत्तर भारत में, आसाम में, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में अहोम किंगडम आया, फिर कोच लोगों की जो डायनास्टी रही, उसमें भी यानी कि ये लगभग 13th सेंचुरी एडी से लेकर के 18th सेंचुरी एडी तक एक एक्सटेंसिव व्यापक एक व्यापार का चित्र भी हम लोगों को देखने को मिलता है। आज भी हम अरुणाचल में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ ऐसे जो एरियाज में जाएंगे, जो दाव हैं, पुराने दाव हैं और रॉक सॉल्ट्स हैं, या ये सब उस समय के तिब्बत से ही आए हैं, ऐसे भी प्रमाण मिलता है।
मंगोल के जो घोड़े हैं ये थोड़े छोटे हाइट के थे। ये घोड़े यहाँ जो कामाख्या कामरूप डिस्ट्रिक्ट है उसके मार्केट में भी एक्सचेंज होते थे। इसके साथ साथ कुछ मूल्यवान धातु, और आज भी हम देखते हैं कि जो वुलन क्लॉथ्स हैं, ये वुलन क्लॉथ्स का मार्केट बहुत बड़ी मात्रा में तिब्बत के लोग आकर के भारत में चलाते हैं। और ये आज का नहीं है, ये प्राचीन समय के ये जो व्यापार की जो लिगेसी है ये चलती आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतना व्यापार और ट्रेड ये सब होने के बावजूद भी कोई एक भी इतिहास में ध्यान में नहीं आता है कि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई आपस में तिब्बत के साथ, तिब्बत के जो एडजॉइनिंग जो आसपास के जो एरियाज हैं, पूर्वोत्तर भारत हो सकता है या भारत जो हिमालयन एरियाज हैं, ये किसी एडजॉइनिंग एरिया के साथ तिब्बत का कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हम इसका उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता है। यानी कि तिब्बत वाज ए सेंटर ऑफ फ्रेंडली बिजनेस एंड कल्चरल टाइज विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इतने एक प्राचीन, और उसमें भी एक प्रकार का ये बुद्धिज्म के पहले इस प्रकार की संस्कृति को ध्यान में हम करते हैं। और बुद्धिज्म एक प्रकार का जो नॉन वायलेंस में विश्वास करने वाली जो धर्म यहाँ के सिविलाइजेशन का एक मुख्य धारा बनने के पश्चात ये फ्रेंडली रिलेशंस और मजबूत हुए। इतिहास में हमको ध्यान में आता है कि जो हमारे राममोहन राय, ये भी अपने कुछ वर्ष पढ़ाने के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी को पढ़ने के लिए लगभग 1 वर्ष तिब्बत में बिताए थे। हम यहाँ जो योगियों के बारे में कुछ पुस्तक हैं, तिब्बतन योगियों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द मिलेरप्पा। मिलेरप्पा करके एक योगी किस प्रकार साधना करते हुए बुद्धिज्म के यानी कि स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पर योग का साधन प्राप्त करते हैं, इसकी उल्लेख है द स्टोरी ऑफ द मिलेरप्पा बुक से। मेरे को लग रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी के खोज में जो व्यक्ति वर्ल्ड में किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, ये स्टोरी ऑफ मिलेरप्पा एक प्रकार का वो बहुत एक उनके लिए प्रमुख पुस्तक रहता है पढ़ने की दृष्टि। और ये सारे जो श्रृंखला हम देखते हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक जो एक संबंध देखते हैं, इसके कारण भारत और तिब्बत के बीच में सदियों से अच्छे संबंध रहे। इसी के कारण हम कह सकते हैं द प्लेजर ऑफ तिब्बत इज ए प्लेजर ऑफ भारत, एंड ऑब्वियसली द पेन ऑफ इंडिया इज द पेन ऑफ तिब्बत एंड वाइस वर्सा। आज तिब्बत कहीं दुख कष्ट के एट्रोसिटीज में, चाइनीज इन्वेजन के बाद जो एट्रोसिटीज में गुजर रहा है तिब्बतन्स, और उनके दुख आज कहीं ना कहीं इसलिए स्वाभाविक दृष्टि से भारत का ही दुख बन गया है। और चाइनीज एग्रेशन के जो कहानी है ये भी बड़ा मर्मांतक है। 1951 से 51 से लेकर के ये एग्रेशन प्रारंभ हो जाते हैं, और इन एग्रेशंस के कारण इससे पहले भी चाइनीज जो रूलर्स का तिब्बत के प्रति तिरछा नजर रहा करता था। लेकिन जब 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द मसल पावर ऑफ पीपुल्स जो वहां के जो आर्मी के माध्यम से जब प्रारंभ हुआ, तब से चाइना एक प्रकार का जो मन में सोचा था, विचार किया था, उसको कामयाबी होने में बहुत कम समय लगा है। यानी 1949 में हम ध्यान करते हैं कि चाइना एक प्रकार का कम्युनिज्म के उसमें प्रवेश करता है, और मात्र 2 साल के पश्चात यानी कि 1951 के समय में चाइना धीरे धीरे तिब्बत के तरफ और कब्जा करना प्रारंभ कर देता है। और मैं यहां स्मरण कराना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को कि जब 1951 में चाइना का इस प्रकार का इलीगल ऑक्यूपेशन, एग्रेशन, इन्वेजन तिब्बत के तरफ बढ़ने लगा, उस समय में तत्कालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो द्वितीय सरसंघ चालक थे पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर जी, जिनको हम पूजनीय गुरु जी कहते हैं, वो उस समय में जो एक प्रमुख अखबार उसमें अपने इंटरव्यू में बताए थे कि भारत को एक प्रकार का
सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि चाइना धीरे धीरे तिब्बत को कब्जा कर रहा है। और उस समय में हम पंचशील नीति के तहत हमारे शासक और चाइना के शासक मिलकर के बड़े उत्सव मना रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगान दे करके। उस समय में गुरुजी जब हमारे समाज में शासक वर्गों के कान में घंटी बजाते हैं, तो उस समय में वो प्रमुख अखबार एक प्रकार का सार्कास्टिक कमेंट करता है कि परहैप्स गुरु गोलवालकर हैज गॉन मैड, क्यों कितने अच्छे संबंध गुरुजी क्यों इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इसको वो अच्छे रूप में लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब 1959 में संपूर्ण तिब्बत को चाइना कब्जा कर लेता है और फिर जो इंडो तिब्बत बॉर्डर लाइन था धीरे धीरे वो इंडो चाइना बॉर्डर लाइन में परिवर्तित हो जाता है, और 1962 में तिब्बत के पश्चात धीरे धीरे भारत में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत को आक्रमण करता है। तब वही प्रमुख अखबार जो 10 वर्ष पहले लिखा था कि गुरु गोलवालकर हैज गॉन मैड, उस समय में उनको आत्मचिंतन होता है और वो कहते हैं कि एवरीबॉडी हैड गॉन मैड एक्सेप्ट गुरु गोलवालकर, यानी कि गुरु गोलवालकर जी को छोड़ करके उस समय में हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई के तथाकथित मधुर स्लोगान से हम सब मत्त थे, मत्त हस्ती जैसे पागल हस्ती जैसे थे, उस प्रकार का हम लोग पागल हो गए थे। गुरुजी लेकिन सही बात उस समय में बताए थे। और केवल गुरुजी नहीं, मैं यहाँ हमारे श्रोताओं को ध्यान कराना चाहूंगा कि भारत के जो प्रमुख लीडर्स हैं, जो वास्तव में भारत के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, कुछ ना कुछ मंथन करते हैं, वो सभी के स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं रहा है जिस समय में चाइना ने तिब्बत को आक्रमण करके कब्जा किया। यहाँ में भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी का स्टेटमेंट को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने यहां तक बोले हैं कि ये जो तिब्बत के ऊपर चाइना का जो आक्रमण है, कब्जा है, ये ब्रूटल कम्युनिज्म है, सॉरी ब्रूटल कॉलोनियलिज्म है, यानी कि इस प्रकार का उपनिवेशवाद का एक सबसे खतरनाक तरीका है, ब्रूटल मर्मांतक तरीका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं इंडियन रिपब्लिक के, वो भी 24 अक्टूबर 1962 में ये बोलते हैं कि फ्रीडम इज द मोस्ट सैक्रेड बून, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल मीन्स, वायोलेंट और नॉन वायोलेंट, देयरफॉर तिब्बत हैज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द आयरन ग्रिप ऑफ चाइना एंड हैंडेड ओवर टू द टिबेटन्स। यानी कि उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसके बारे में मुखर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1957 नवंबर को उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखते हैं, एक लंबा पत्र लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि वी हैव टू कंसीडर व्हाट द न्यू सिचुएशन न्यू फोर्स फेसेस अस एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ तिब्बत एज वी न्यू the expansion of the China almost up to our gates, यानी कि चाइना हमारे गेट दरवाजे के पास पहुंच चुका है। इसलिए हम लोगों को हमारे जो ट्रेडिशनल जो एक रिलेशन है, ये तिब्बत के डिसअपियरेंस के कारण एक नया सिचुएशन जो पैदा हुआ है, उस दृष्टि से हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, सतर्क हो जाने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम भारतीय संविधान के प्रणेता कहते हैं, वो जब पंचशील एग्रीमेंट के बारे में पार्लियामेंट में 1954 में डिस्कशन होता है उसमें, और वो कहते हैं कि इंडिया अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू चाइना इन 1949, और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो भारत ने उस समय में बहुत जो प्रमुख राष्ट्र जो कि सबसे पहले अग्रसर होकर चाइना का रिकॉग्निशन यानी कि उनको जो एक प्रकार का उनका मान्यता प्रदान की थी एक नए राष्ट्र के नाते, उनमें से भारत एक था। डॉक्टर अंबेडकर अपने मत अभिमत को वहां प्रकाश करते हैं कि चाइना के बदले इंस्टेड ऑफ चाइना इंडिया शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड तिब्बत फर्स्ट, और तभी ये जो सीनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आज जो देख रहे हैं ये नहीं रहता। तो इस दृष्टि से वो जयप्रकाश नारायण का जी का भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स साफ्रू हाउस न्यू दिल्ली के जो 10 जुलाई 1959 के स्पीच में भी, और
अपने दुख गंभीरता से वो अभिव्यक्त करते हैं। उसके साथ साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका भी तिब्बत के बारे में 27 अप्रैल 1959 में, और वो कहते हैं कि सदियों से चाइना तो भारत के साथ फ्रेंडली कंट्री रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 1949 के पश्चात ये जो एक ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप हुई चाइना, ये धीरे धीरे एक प्रकार के भारत के साथ दुश्मनी में, यानी कि एक प्रकार के जो रिलेशन खराब होने के कगार पर आ गया। यानी कि इसमें वो जिक्र करते हैं कि इसके पीछे जो एक आइडियोलॉजी है, नेचुरलिस्टिक आइडियोलॉजी है, जो एक प्रकार का सर्वग्रासी आइडियोलॉजी है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि वो कम्युनिज्म को ही यहाँ रेफर कर रहे थे। और अभी हम आज चर्चा करेंगे किस रूप में जो तिब्बत को कब्जा करने के बाद, यानी कि 1950s से लेकर के आज 2022 तक किस प्रकार की त्रासदियों से हमारे तिब्बती भाई और बहनों को गुजरना पड़ रहा है, ये आज सोचने के लिए हम लोगों को आवश्यक है। मैं यहाँ कुछ जो दुखद परिस्थिति आप सबके सामने और बताना चाहूंगा। यहाँ एक सबसे जो पहले मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के आक्रमण के पश्चात लगभग, ये आश्चर्य लगता है सुनने के लिए, लेकिन ये सत्य है कि लगभग जो है 12 लाख टिबेटन्स चाइनीज इन्वेजन के कारण इनको मौत का और घाट उतरना पड़ा है। यानी कि टिबेटन्स 12 लाख लोग या तो कहीं डिसअपियर हुए हैं या उनको मार दिया गया है। इस प्रकार के एक बहुत बड़ी एक ह्यूमन त्रासदी रही है। 1950 के पश्चात भारत के साथ एक जो इंटरनेशनल रिलेशंस एशिया में, इसका परिदृश्य भी बदला, क्योंकि सदियों से हम जानते हैं कि तिब्बत एक बफर स्टेट के नाते, बफर जोन के नाते 3 सुपर पावर्स के बीच में एक बफर जोन के नाते काम करता था। यानी कि इधर भारत और फिर चाइना और फिर उत्तर में रसिया, इन तीनों के मध्य में एक बफर स्टेट के नाते जो काम कर रहा था। और तिब्बत के डिसअपियरेंस के कारण, यानी कि तिब्बत को चाइना ने एग्रेशन करने के पश्चात ये जो बफर स्टेट का जो रोल है ये खत्म हो गया। यानी कि इसके कारण स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बदला, और चाइना का जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इसका ही मुख्य कारण है। और इसके साथ साथ हमको ध्यान करना पड़ेगा कि किस रूप में चाइना ने वहां अपना जो तांडव लीला, जो एक अमानवीय लीला वहां प्रारंभ किया है। हमको यहाँ स्मरण करना चाहिए कि चाइना तिब्बत को आक्रमण करने के पश्चात वहां के जो प्राकृतिक संपदाओं को एक प्रकार का लुंठन करने के कारण वहां के एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम सब जानते हैं कि एशिया के जो हार्ट है, यानी कि जो हृदय का जो स्थान है जैसे शरीर में, ऐसे तिब्बत जो है एशिया के हार्ट में ही अवस्थित है। और इसके कारण जो है ये तिब्बत एक प्रकार का सभीयों के लिए एक शांति का संदेश देता था, और प्रकृति के साथ लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स के साथ कैसे एक प्रकार का इंटरडिपेंडेंस और हार्मोनी के साथ रहना, क्योंकि वहां की परंपरा में बुद्धिज्म है, इस दृष्टि से वहां सदियों से चल रहा था। लेकिन तिब्बत में कंज्यूमरिस्ट और मेटेरियलिस्टिक चाइनीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आने के कारण उन्होंने एनवायरनमेंट को जिस प्रकार के वहां अत्याचार किया, और उससे ध्यान में आता है, और वहां डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया, यानी कि फॉरेस्ट को सत्यानाश हुआ, और उसके कारण सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन के कारण फ्लोडिंग यानी कि बाढ़ आना, और फिर बाढ़ आने के कारण जो तिब्बत में जो प्रमुख एक ग्लेशियर्स कुछ रहे हैं, हमको यहाँ ध्यान करना चाहिए कि तिब्बत को सदियों से हम द थर्ड पोल करके सम्मानित करते हैं और उनको हम मानते हैं। यानी कि तिब्बत एक वाटर टावर है एशिया का, उस के जो ग्लेशियर में तिब्बत का जो प्लेटेयू है, इसमें
कम से कम 46,000 ग्लेशियर्स हैं। और ये ग्लेशियर्स लगभग 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तृत है। अलग अलग ग्लेशियर्स को अगर हम ज्योग्राफिकली काउंट करेंगे तो इतने स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 46,000 ग्लेशियर्स हैं। और इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट को अत्याचार करने के कारण और वहां ग्लेशियर्स में तापमान और ग्लेशियर्स का जो संकुचन होने के कारण ध्यान में आता है कि तिब्बत का जो टेम्परेचर है ये 1980s में ध्यान में आता है कि 0.9 सेंटीग्रेड बढ़ा है। और जो ग्लेशियर्स हैं ये लगभग एनुअली, प्रत्येक हर साल ध्यान में आता है कि 7% श्रिंक हो रहे हैं, यानी कि संकुचित हो रहे हैं। और उसके कारण तिब्बत के कारण और बाकी जो उसके चारों तरफ जो एशिया का बाकी भूभाग है और उसको भी प्रभावित होना स्वाभाविक था। ग्लोबल क्लाइमेटिक इफेक्ट्स और उसके कारण शुरू हो गए। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ये विलुप्त होना शुरू हो गए। और साथ साथ तिब्बत के ऊपर चाइना ने जिस प्रकार का अनियंत्रित माइनिंग का काम शुरू किया और उसके कारण एक प्रकार का, हमारे यहाँ कहते हैं कि हम प्रकृति को, और जिस प्रकार का मिल्किंग द काउ यानी कि दोहन किया जाता है, इस प्रकार का प्रकृति को दोहन करना चाहिए। लेकिन चाइना का जो इस मटेरियलिस्टिक कल्चर के कारण हो या उनका जो ब्रूटल एट्रोसिटीज के कारण, स्टेप मदरली रिलेशंस तिब्बत के प्रति हो, इसके कारण हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन चाइना ने शुरू किया तिब्बत के ऊपर, चाइना के 15 जो प्रमुख मिनरल्स में 7 प्रमुख मिनरल्स जो है ये समाप्त होने के कगार पर आ गया एक डिकेड में। और साथ साथ ध्यान में आता है कि न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग, जितने भी न्यूक्लियर का जो सारा प्रोग्राम्स चलाता है चाइना, और सारे जो न्यूक्लियर वेस्ट को इसी तिब्बत के जो प्राकृतिक संपदाओं के बीच में इतने सुंदर परिवेश के अंदर ही उसको डंप करने के लिए चाइना ही निर्णय लेता है। और उसके साथ साथ आज हम ध्यान करेंगे कि मोर देन 3 लाख चाइनीज सोल्जर्स जो है आज यहाँ तिब्बत के सरजमीन पर उपस्थित हैं, क्योंकि तिब्बत को कंट्रोल करना है। और तिब्बत के साथ जो भारत के जो बाउंड्रीज है, ये चूंकि पुराने समय से तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ था और उसमें भारत को एक प्रकार का प्रेशर टैक्टिक्स के रखने के लिए 3 लाख से ऊपर चाइनीज सोल्जर्स वहां तिब्बत के धरती पर रहते हैं। और हम अगर 1984 का चाइना का न्यूक्लियर इंडस्ट्री कोऑपरेशन का जो एक रिपोर्ट को ध्यान करेंगे तो उसमें स्पष्ट ध्यान आता है कि केवल चाइना ने उसके अंदर जो डोमेस्टिक न्यूक्लियर वेस्ट को डंप नहीं किया, वेस्टर्न कंट्रीज के जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको पर किलोग्राम $US 1500 रुपया में वहां डंप करने के लिए उसने नीलामी भी कर दी तिब्बत का सुंदर जो प्राकृतिक जमीन को, सरजमीन को। और इसके साथ साथ तिब्बत के अंदर प्रमुख नदियां, यानी कि जो वर्ल्ड के प्रमुख नदियां हैं, ये हमको ध्यान यहाँ करना पड़ेगा कि तिब्बत से ही निकलती हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो और जो है म्यांमार में हो या इवन चाइना में हो। प्रमुख नदियां जो है ये इसी जो वाटर टैंक से, जो तिब्बत के नाम में प्रसिद्ध है, उसी वाटर टैंक से इनके सोर्स ही निकलते हैं। लेकिन चाइना ने बहुत सारे नदियों को और उसका जो स्रोत को, स्ट्रीम को डाइवर्ट करते हुए और उनके जो उत्तर पश्चिम में जो ड्राइड रीजन्स हैं वहां उसको पानी सप्लाई करने का काम किया। और उसके कारण जो एक प्रकार का पहाड़ों में जो भूस्खलन होते हैं उसका भी परिणाम इन नदियों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हमको ध्यान में आता है कि जैसे यहाँ हमारे ब्रह्मपुत्र है, चाइनीज साइड में इसको हम सांगफो नदी कहते हैं। केवल सांगफो नदी के ऊपर चाइना ने 16 डैम्स और 6 बड़े बड़े बैंड्स बनाया है। और उसके कारण आज हमको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, असम के जो जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल में जिसका नाम सियांग नदी है, वहां हमको ध्यान में आता है कि ये जो नदी जिसके जो रंग है ये नीला रंग रहता है, भूस्खलन के कारण हो या
चाइना के साइड में अप्राकृतिक जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट में जा करके इनकी मिट्टी जो है एक प्रकार का, और वहां ये मिट्टी पानी में आने के कारण पानी का रंग भी बदल गया है। ये पानी भी मछली रहने लायक भी नहीं बचा है, यानी कि उसमें ध्यान में आता है कि बहुत सारे मछली मरते हुए पानी में और दिखाई देते हैं। और नदी का जो धार है ये भी कम हो गया है। ये भी एक प्रकार का प्रमुख हमको ध्यान में आता है कि ये उसी चाइना का एक प्रकार का जो पानी के ऊपर जो जिस प्रकार का उसने अत्याचार किया है, उसके कारण ये ध्यान में आता है। और उसके साथ साथ हमको और भी कुछ बिंदु यहाँ ध्यान में आता है कि किस प्रकार जो है चाइना जो है चाइना का जो भारत के प्रति जो एक अनडिक्लेयर्ड एजेंडा है, और वो अनडिक्लेयर्ड एजेंडा वो पूर्ति कर रहा है जो है तिब्बत के धरती पर अपने सारे जो आर्म्स और एमुनिशंस के माध्यम से। एक 2006 में चाइना ने एक नया रेलवे प्लान को रूप दिया, जो कि गोलमुद से लेकर के ल्हासा तक, और ये रेलवे लाइन को जो विस्तार किया चाइना ने, और इसके पीछे चाइना का प्रमुख कारण था कि ये तिब्बत को अपना ग्रिप में और कैसे अच्छे से मजबूत से कंट्रोल करे, और साथ साथ तिब्बत के जो संपदाओं को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करे। और उसके कारण जो है ये गोरमू और ल्हासा रेलवेज के कारण ये 2006 में कंप्लीट हुआ, और उसके माध्यम से जो उसको सड़क के रास्ते में ले जाने में जो अपने ट्रूप्स को और बड़े बड़े हैवी आर्म्स को कठिन हो रहा था, ये इस रेलवे ट्रैक के कारण और बड़े आसानी से एक प्रकार का वहां तिब्बत में उसको भरने में सहयोग किया। और फिर तिब्बत को मिलिट्री बेस बनाने में और उसने बहुत सारा प्रयत्न भी शुरू कर दिया इस रेलवे लाइन के माध्यम से, उसका आसान हो गया। आज ध्यान में आता है कि 17 सीक्रेट राडार स्टेशन ये आज तिब्बत में है। 8 मिसाइल बेसेस ये भी जो है उसके साथ 8 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आज चाइना ने यहाँ तिब्बत में स्थापित किया है। 17 मीडियम रेंज और 20 इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स को भी वहां उसने प्रस्थापित किया है। और इसके साथ साथ जो है लगभग जो है पॉपुलेशन को भी ट्रांसफर किया है। बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन रोज चाइना से, चाइना चूंकि ओवर पॉपुलेटेड है और तिब्बत में एक प्रकार का थीन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो घनत्व ये कम है, तो प्रत्येक दिन एक एस्टिमेट के हिसाब से ये ध्यान में आता है कि प्रत्येक दिन 5000 से 6000 संख्या के जो चाइनीज, इनको ल्हासा में इस ट्रेन रूट के माध्यम से लाया जाता है। और प्रत्येक दिन एक जो आउटलेट यानी कि 2000 से 3000 वो रिटर्न करते हैं चाइना को, बाकी लगभग 3 से 4000 ये वही तिब्बत में ही अपना स्थान जमा लेते हैं। और तिब्बत में स्थान जमा लेने के कारण धीरे धीरे चाइनीज पॉपुलेशन यहाँ तिब्बत में भर्ती हो गया। और तिब्बत में भर्ती होने के कारण तिब्बत ने जिस प्रकार का ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहा है, ये एक अकथनीय है। हमको ध्यान में आना चाहिए कि तिब्बतन महिलाओं के साथ जबरदस्ती चाइनीज युवकों का शादी कराना, यानी कि जेनेटिकली कोई तिब्बतन बचेगा नहीं आगे के लिए, ये भी उसका एक प्लान चाइना ने प्रयत्न कर रहा है। तिब्बत के स्कूलों में तिब्बतन भाषा, जो कि प्राचीन भाषा में बताया कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे जो भाषाएं हैं ये तिब्बतन बर्मीज लिंग्विस्टिक ग्रुप में आते हैं, यानी कि तिब्बत की भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन उस भाषा को भी विलुप्त करने के लिए वहां स्कूलों में, यहाँ तक कि ऑफिसेस के जो रिकॉर्ड्स में, ऑफिस के जो कागजात में चाइनीज भाषा को कंपल्सरी रखा गया है। स्कूलों में बच्चों को चाइनीज भाषा ही पढ़ाया जाता है, तिब्बतन भाषा को डिस्करेज किया जाता है। तो धीरे धीरे जो आजकल जो यंग तिब्बतन्स जन्म लेते हैं, ये तिब्बतन भाषा ही भूल जा रहे हैं। तो ये तमाम जो इलीगल माइनिंग और ये सारा जो विषय को लेकर के फिर वहां के मेजोरिटी हान ट्राइब को यहाँ
प्रस्थापित कराना, टिबेटन महिलाओं को फोर्स्ड मैरिज, एबॉर्शन यहाँ तक कराना, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कराना, कंट्रासेप्शन के माध्यम से उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये सारा जो चाइना ने हथकंडा अपनाया है, इसके कारण तिब्बत का जो स्थिति है हम समझ सकते हैं। उसके कारण बीच बीच में यहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इनको भी और विरोध करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 150 मॉन्क्स जो हैं अब तक सेल्फ इमोलेशन यानी कि आत्मदाह किए हैं, अपने आप को अग्नि को समर्पित करते हुए एक प्रोटेस्ट उन्होंने किए हैं। और उसके अलावा मैं जैसे बताया अब कुछ देर पहले कि 12 लाख टिबेटन्स अभी तक उनका डेथ हुआ है ये चाइनीज इन्वेजन के कारण। तो ये जो तमाम गतिविधि चाइना का जो चल रहा है, ये अपने आप में बताता है कि किस रूप में चाइना का जो वहां दमन लीला टिबेटन्स के ऊपर चल रहा है। और ये जो सारा समाचार बाकी विश्व ना जान पाए, इसके लिए मीडिया के ऊपर अत्यंत कठोर कंट्रोल चाइना ने अपनाया है। मीडिया नीति उसकी जो पॉलिसी है, मीडिया पॉलिसी, भारत की मीडिया फ्रैटर्निटी या वेस्टर्न मीडिया फ्रैटर्निटी को तिब्बत के अंदर जाने के लिए सख्त मना है। तो इसलिए क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ये संपूर्ण रूप से जो मैं रिपोर्ट आप लोगों को बताया, हो सकता है कि इससे कई गुना ज्यादा और चाइना का अत्याचार टिबेटन्स के ऊपर है। मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आज केवल तिब्बत के ऊपर चाइना का जो अत्याचार है ऐसा नहीं है। हम सबको ध्यान होगा कि वहां के जो चाइना में जो मुस्लिम्स रहते हैं, उइगुर मुस्लिम्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हांगकांग या ताइवान के जो लोगों के ऊपर किस प्रकार का वो अपने हेजेमोनी चलाता है, ये भी रोज अखबार में आ रहे हैं। और वहां के दमन लीला, ये सब तो कुछ कम मात्रा में समाज के सामने, विश्व के सामने ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे ज्यादा है। आज यहाँ हम लोग एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट को चाइना किस प्रकार खतरा है, और फिर हम कोरोना के समय में देखें कि चाइना किस प्रकार का कोरोना जैसा एक बीमारी पूरा विश्व को गिफ्ट दिया है। चाइना का वैश्विक प्यास के कारण चाइना के बायोलॉजिकल लेबोरेटरी से ये कोरोना का संक्रमण प्रारंभ हुआ है। और आज हम लोग जो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फिर फोर्थ फेज का जो इंतजार कर रहे हैं कि चाइना से अभी संघाई में बहुत बड़ी मात्रा में ये चल रहा है अभी कोरोना डेथ, और वहां भी कोरोना के बीमार लोगों को भी जिस प्रकार का उनको दबाने के लिए इनह्यूमन तरीका से मरीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये चाइना के बारे में बताता है। और ये सब चाइना के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने आज से लगभग 120 वर्ष पहले भविष्यवाणी की है। यहाँ उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो का जो विश्व प्रसिद्ध उनका जो स्पीच है वो देने से पहले जब मैसाचुसेट्स जाते हैं, वहां अपने डिवोटीज भक्तों को और एक स्थान पर गैदरिंग में मिलते हैं और उनके साथ वार्तालाप के समय में चाइना का जिक्र आता है, तो वो बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी, ये एक प्रकार का प्रोफेटिक हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी चाइना के बारे में है। और आज जो चाइना जो कर रहा है तिब्बत के ऊपर कोरोना के काल में, जो हम लोग देख रहे हैं, और बाकी उनके पड़ोसियों के साथ जो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी का जो भविष्यवाणी रहा है वो उसको प्रमाण सिद्ध कर रहा है। क्या बोलते हैं विवेकानंद जी उनके भक्तों के साथ वार्तालाप के समय में? कहते हैं कि लुक एट द चाइनीज, millions of them, they are the vengeance of God that will light upon you। यानी कि बाकी लोगों को कह रहे हैं there will be another invasion of the Huns। हुन्स मतलब यहाँ जो हान ट्राइब यानी कि चाइना का जो मेजर ट्राइब है, उनके बारे में ही कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो एक बड़ा सा मेजर और आक्रमण, इन्वेजन होगा बाकी विश्व को। और बोलते हैं they will sweep over Europe, उनके आक्रमण यूरोप तक पहुंच जाएगा। They will not leave one stone standing upon another, men, women, children, all will go and the dark ages will come। किस प्रकार के चाइना के कारण अंधकार में विश्व आवृत होगा, ये भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी और 1893 में करते हैं। और उसके पश्चात वो थोड़ा सा रुकते हैं और फिर बोलते हैं कि आई डोंट केयर but the world will rise up better from it, but definitely it is coming।
यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि निश्चित रूप से डार्क फेज, अंधकार का जो एक अवस्था है, विश्व इससे निकल करके आएगा और विश्व फिर दोबारा खड़ा होगा। चाइनीज लोगों के अत्याचार से, चाइनीज लोगों के जो आक्रमण से, चाइनीज लोगों का जो उनका जो विश्व को अपने कब्जे में लाने का जो एक न्यू कॉलोनियल सिस्टम के उनको लेकर के जो हम देख रहे हैं अभी चाइना में, और कुछ दिन पहले हम जो अभी देख रहे हैं श्रीलंका में, जिस प्रकार का डेथ ट्रैप में श्रीलंका फंसा हुआ है। कुछ दिन पहले हम देखते थे कि किस प्रकार का केन्या भी चाइनीज डेथ ट्रैप में फंसा था। और आज चाइना से जो भी आर्थिक मदद यानी कि फ्रेंडशिप का टाई अप करता है, वो कंट्री रसातल में जाता है, जो कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान, और अभी का लेटेस्ट एग्जांपल श्रीलंका। तो इस दृष्टि से ये जो डार्क फेज से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि विश्व निकल करके आएगा। मैं समझता हूं कि टिबेटन्स का जो आज हालत है, आज तिब्बत के बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भारत में आकर के शरणार्थी बनकर के टिबेटन्स हैं। धर्मशाला में 14th दलाई लामा जी के नेतृत्व में वहां आज एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये तिब्बत की जो दुर्दशा है, ये जरूर चाइना के एट्रोसिटीज, चाइना का जो फ्यूचर प्लान है वर्ल्ड को डार्क एज में धकेलने के लिए, ये जरूर उजागर करेगा। और सारा विश्व मिल करके चाइना का इस प्रकार का जो गलत नीति है उसका विरोध करेंगे, और चाइना को जरूर एक प्रकार का उसको इस अत्याचार से मुक्त करने के लिए सारा विश्व इकट्ठा होगा। और तिब्बत उस चंगुल से, चाइना के चंगुल से जरूर निकल करके, अंधकार से निकल कर प्रकाश की तरफ जरूर बढ़ेगा। यही आशा और विश्वास, भरोसा के साथ मैं मेरा विषय को समाप्त कर रहा हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब आपने भौगोलिक आर्कियोलॉजिकल तथ्यों पर प्रकाश डाला। तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और व्यापारिक दृष्टि से क्या महत्ता है आपने ये भी बताया। आपने बौद्ध दर्शन पर भी आपने प्रकाश डाला। आपने गुरु जी के उस समय दिए गए संदेश से हमें अवगत कराया। आपने तिब्बत के लिए सी राजगोपालाचारी जी के स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी के स्टेटमेंट्स के बारे में हमें अवगत कराया। आपने तिब्बत में किस तरह से उसकी पारिस्थितिकी का विनाश कर रहा है चीन, ये इस पर भी आपने हमें विस्तृत जानकारी दिया। डॉक्टर साहब आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम अनुग्रहित हैं। आपका हार्दिक आभार डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। डॉक्टर रवि, अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें डॉक्टर साहब से तो पूछ सकते हैं। जी मैं एक सर, मुक्ति, कैलाश मुक्ति के लिए आज के युवा पीढ़ी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। जी डॉक्टर साहब रवि पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब रवि पूछना चाह रहे हैं कि तिब्बत कैलाश मुक्ति के लिए युवाओं के लिए आपका संदेश कि क्या करना चाहिए भारतीय युवाओं को स्पेशली। ठीक है। एक देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो है बहुत सारे समस्याओं का समाधान जो है ये शक्ति है जी। चाहे आध्यात्मिक शक्ति कहें, राजनीतिक शक्ति कहें और मिलिट्री ताकत भी कहें, बिना शक्ति में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति, एक समाज या एक राष्ट्र कितना भी मोरालिस्टिक हो, न्याय संगत जीवन या एक संस्कृति को अतिवाहित कर रहा हो, लेकिन शक्ति नहीं है तो फिर वो समस्या का समाधान नहीं दे सकता है। भारत कुछ समय के लिए दीर्घ 1000 वर्ष की गुलामी के कारण निश्चित रूप से भारत की जो एक पारंपरिक जो शक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, चाहे एक वैश्विक दृष्टि से हो, एक ग्लोबल पावर के नाते भारत की जो शक्ति का ह्रास हुआ था, पतन हुआ था, धीरे धीरे भारत अपने आत्म और स्मृति के कारण हो, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का
रेनेसां भारत में जो जिस प्रकार का हम देख रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की क्रांति जो हम देख रहे हैं, उसके कारण भारत में एक जो नेतृत्व सबल और श्रेष्ठ नेतृत्व जो अभी बैठा है, वो भारत को धीरे धीरे हम ध्यान में आ रहा है कि विश्व पटल पर एक ताकत के रूप में उभारने में बहुत बड़ी एक भूमिका ले रही है, और समाज भी उसका साथ देता हुआ हम देख रहे हैं। तो एक जो है शक्तिशाली भारत धीरे धीरे अपना प्रभाव भी स्वाभाविक है विस्तार करेगा। अभी चाइना का डेब्ट ट्रैप के कारण श्रीलंका जिस प्रकार का फंसा हुआ था, भारत ने $1 बिलियन दिया और तमाम प्रकार के वहां राशन पानी ये सब देते हुए जिस प्रकार का चाइना का बना हुआ आर्टिफिशियल जो ट्रैप से श्रीलंका को निकालने के लिए भारत प्रयत्न कर रहा है, उस प्रकार भारत की जो आगे की जो शक्ति है, ये निश्चित रूप से जो हमारी जो सांस्कृतिक दृष्टि से कैलाश मानसरोवर रहा है, क्योंकि ये शिव जी का, भगवान शिव जी का स्थान है। ये सबसे हमारे दुनिया के प्राचीन ग्रंथ, चाहे रामायण कहें चाहे महाभारत में, सभी जगहों में उसके बारे में उल्लेख है। लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार का अनैतिक अवैध कब्जा चाइना ने जमाया है, मैं समझता हूं कि आगामी शक्तिशाली भारत ही ये इसका उत्तर है। तो उस दृष्टि से एक शक्तिशाली शासक तब बैठ सकता है जब एक समाज संगठित होता है। मैं समझता हूं कि हमारा जो अपना यहाँ के जो प्राचीन सदियों का जो समाज है उसको संगठित करना पड़ेगा, और संगठित समाज एक शक्तिशाली ताकत को प्रशासन के दृष्टि से, शासन के दृष्टि से बैठाएगा, और उस शक्ति के माध्यम से हम ये जो हमारा जो लूटा हुआ जो जमीन है और ये सबको हम लोग फिर दोबारा प्राप्त करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि श्रीलंका के डेब्ट ट्रैप के बारे में, चाइनीज मनी ट्रैप के बारे में, तो आज न्यूज आई, आज पता चला कि आज तक की न्यूज थी, रिपोर्ट थी कि नेपाल भी इसी लाइन पे आ चुका है। जी, केवल नेपाल नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कंट्रीज, आप इसको स्टैटिस्टिकली देखिए, जो कंट्रीज किसी कारण के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, लेकिन चाइनीज ट्रैप में भ्रमित होकर के उनके चंगुल में गए थे, वो सब उसके लिए उनका मूल्य चुकाना पड़ेगा। नेपाल को भी चुकाना पड़ेगा। नेपाल और चीनी अच्छे संबंध का जो एक आर्टिफिशियल हम लोगों को एक दिखाए थे, एक भरोसा दिखाए थे, लेकिन बदले में क्या नेपाल को मिला? उनके गांवों को ही चाइना आक्रमण करके उनके चाइना के टेरिटोरी के साथ मिलाने का प्रयत्न किया। और आर्थिक दृष्टि से आप जो कह रहे हैं ये भी सत्य है। पीछे जी डॉक्टर रवि सर, क्या तो जो शक्ति है और उससे किस तरह से आर्थिक व्यवस्था में पीछे कर सकते हैं, क्या डॉक्टर अभी कुछ आवाज क्लियर नहीं आई। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअली कि हम आत्मनिर्भर या के पीछे जो, जैसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो व्यापारिक स्थिति है उसमें चाइना जो है किसी न किसी तरीके से वो वैश्विक वातावरण में वो हमें compete कर रहा है, और हम उस लेवल पे नहीं है कि हम अपने आत्मनिर्भर बने और हम खुद प्रोडक्शन करें, और या कुछ सामानें जो सस्ता दे रहा है, और हर समय धीरे धीरे चीज़ें उसकी बढ़ती जा रही हैं। तो मार्केट में चाइनीज हर जगह अभी तो हम लोगों ने काफ़ी, भारत तिब्बत सहयोग मंच ने काफ़ी प्रयास किया, और चाहे होली हो, दिवाली हो, बहुत सारे जगहों पे धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। इसके लिए आपकी कोई राय? आपने सही प्रश्न उठाए कि किस प्रकार के भारत के जो मार्केट व्यवस्था के ऊपर चाइना का जो एक प्रकार का जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका इफेक्ट कैसा हुआ है। हम जानते हैं कि अलीगढ़ का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक हमारा जो लॉक फैक्ट्री है, पानीपत का ब्लैंकेट का जो प्रोडक्शन है, अंबाला का मिक्सी है, शिवकाशी का क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे हैं, इस तमाम जगहों में चाइना ने अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयत्न किया और सक्सेस भी हुआ। सूरत का साड़ी है, गुजरात का टाइल्स हो, कानपुर का लेदर हो, लुधियाना का साइकिल हो, ये, और या तो हमारे जो एज ओल्ड जो टॉय फैक्ट्रीज हैं, इन सब के ऊपर चाइना
ने कब्जा करने के लिए, जमाने के लिए कोई प्रयत्न किया। लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इसके बारे में हमारा समाज और हमारा जो सरकार को भी ध्यान में आने के कारण सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक स्लोगन समाज के सामने रखा, और हमारे इंडस्ट्रियल जिस प्रकार का इस स्लोगन के कारण हो या एक समाज के ऊपर जो एक प्रेशर ध्यान में आया और जागरूक होने के कारण धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेडिशनल मार्केट्स आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी के कारण हम स्वावलंबन के दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो वॉलेट के कारण और चाइना का और बुलेट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो उसका जो सामरिक शक्ति को हम ताकत दे रहे हैं, हमारे ही इतने बड़ी जो मार्केट के जो लाभांश है, प्रॉफिट है, वो उनका बुलेट को बढ़ा रहा है, बुलेट हमारी तरफ, यानी कि हम उनको ही एक प्रकार का सहयोग कर रहे हैं कि भारत के तरफ और आगे उनका जो एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी बढ़े। इसलिए हम लोगों को जो स्वदेशी का जो आग्रह रहा, चाइनीज पटाखा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, एक जो समाज में जागरण का प्रारंभ हुआ है। और इसके कारण कहीं ना कहीं आपको ध्यान में होगा कि चाइना का मार्केट यहाँ धीरे धीरे जिस प्रकार का एक ग्रिप बनाया था और कहीं ना कहीं ये लूज होना शुरू हुआ है। और वही चीज हम देख रहे हैं कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो चाइना का जो पॉलिसी था, यानी कि जो ये यहाँ तक कि चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो करते थे अमेरिका सुपर पावर के नाते जो किया था, वो धीरे धीरे वहां से उनके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज छोड़ करके बाकी जगहों में सेफर साइड में वो आना शुरू कर दे, बड़े बड़े, और वहां के फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सब वहां धीरे धीरे गुड बाय कर रहे हैं चाइना को। तो ये अपने आप में एक संकेत है चाइना, और अभी का जो चाइना की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। चाइना में एक तो फोर्थ फेज भी प्रारंभ हो गया शंघाई सिटी में, और उसके कारण फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनके इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ रहा है, और विश्व चाइना का वो इकोनॉमिक पॉलिसी को सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चाइना के लिए आगे का जो बैड डेज है, बुरे दिन हैं, वो धीरे धीरे प्रारंभ होने का दृश्य शुरुआत हो गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपके सुंदर उद्बोधन के लिए आपका हम दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका उम्मीद है कि हमेशा आपका सहयोग मिलता रहेगा। जी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद, आयोजकों को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। और कभी इस प्रकार के आयोजन होने से हम श्रोता के नाते आना भी पसंद करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।